हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था एलटी ग्रेड मेंस के लिए आंसर राइटिंग, तो वही मैं आज आपके सामने एक आंसर लेके आया हूँ, मियोसिस। मियोसिस के बारे में आंसर लिखने चाहेंगे तो सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी के बारे में लिखते हैं, जिसके फॉर्मर और मोरे को जाती है। फिर मियोसिस को हम डिफाइन कर देते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड 2 स्टेप रिडक्शनल डिवीजन है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। अगर जो पेरेंट सेल में 2n होते हैं तो डॉटर सेल में क्या हो जाते हैं, n हो जाते हैं। सेल डिवीजन प्रोड्यूस डेट 4 जेनेटिकली यूनिक हैप्लॉइड गैमीट फ्रॉम अ सिंगल डिप्लॉइड जर्म सेल। ठीक, it involved 2 sequential cycle of nuclear division called meiosis first and meiosis second, but only a single cycle of DNA replication। यानी इसमें meiosis first और meiosis second दो न्यूक्लियर डिवीजन की साइकिल्स होती हैं, पर डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, सिंगल टाइम। meiosis start after the parental chromosome have replicate to produce identical sister chromatids at the S phase। वो कह रहा meiosis कब स्टार्ट होती है, जब पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट होकर उसकी आइडेंटिकल कॉपी बना लेते हैं एस फेज में। 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और इधर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रोफेज फर्स्ट की 5 सब स्टेज होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। बस यहाँ अब मेजर हमें चेंजेस देखते हैं, यहाँ की बातें अगर जो हमें याद हो गई तो हम मियोसिस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। चलो देखते हैं फिर। तो हम पहले मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट लेते हैं। ये टिपिकली सबसे लॉन्गर स्टेज होती है, मोर कॉम्प्लेक्स मियोसिस की सबसे ज़्यादा मियोसिस फेज, और इसकी 5 सब स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। ये 5 स्टेजेस इसमें आती हैं। तो फर्स्ट स्टेज देखते हैं, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में सबसे पहले क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप में दिखने लगते हैं। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। सेकंड आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या करते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो पास पास आते हैं और पेयरिंग शुरू कर देते हैं। यानी होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टू फॉर्म सिनेप्सिस। क्या बनाते हैं, सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस बनता कैसे है, तो उसके लिए एक बनता है सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। तो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स हो गया इसमें। और जब सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये क्रोमोसोम हमें बाईवैलेंट या टेट्रेट के फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं। ये इसकी बहुत यूनिक करेक्टर है कि बाईवैलेंट और टेट्रेट हमें कहाँ दिखाई देते हैं। फिर जब पैकेटिन स्टेज में आते हैं तो पैकेटिन स्टेज में बाईवैलेंट हमें और क्लियर दिखाई देने लगते हैं। इस स्टेज में पैकेटिन जहाँ पर ये सिनेप्सिस करते हैं वहाँ पर रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बनती है, और जहाँ पर रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बनती है वहीं से इनकी क्रॉसिंग ओवर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जहाँ पर रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बनेगी वहीं पे क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये एंजाइम के द्वारा मीडिएट होता है। इस एंजाइम का नाम होता है रिकॉम्बिनेज। फिर नेक्स्ट आती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन स्टेज में जो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बना था वो यहाँ पर डिजोल्यूशन हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। क्रोमोसोम बाईवैलेंट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, एक्सेप्ट कहाँ पर, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है उस प्लेस को छोड़कर बाकी हर जगह से ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और जहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं वहाँ पर जुड़े रहते हैं। इस तरीके से मान लो ये 2 क्रोमोसोम थे, तो ये यहाँ से मान लो क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो ये यहाँ पर जुड़े रह जाते हैं, बाकी हर जगह से सेपरेट हो जाते हैं। तो एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे कहते हैं क्याजमेटा। तो क्याजमेटा इस सब स्टेज का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फिर डायकाइनेसिस में क्या होता है, फाइनल स्टेज होती है, इसमें क्याजमेटा का टर्मिनाइजेशन हो जाता है, टर्मिनाइज में लोग क्याजमेटा भी ब्रेक हो जाता है। क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और जो भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं। अब आती है हमारी मेटाफेज। मेटाफेज में जो बाईवैलेंट होते थे वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, देखो इस तरीके से प्लेट पे लग जाते हैं। फिर माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल के माइक्रोट्यूब्यूल आपस में खींचते हैं, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम फिर एनालोगस में क्या होता है, ये सेपरेट हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, जबकि सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अटैच रहते हैं सेंट्रोमियर से। टीलोफेज स्टेज में क्या होता है, उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, न्यूक्लियोलस और सेल ऑर्गेनेल जो भी है वो रीअपियर हो जाते हैं, और सेल का एक डायड बन जाता है। साइटोकाइनेसिस होती है और सेल का डायड, 2 सेल बन जाती है एक सेल से। फिर मियोसिस सेकंड स्टार्ट होती है, ये बिल्कुल माइटोसिस के एग्जैक्ट सेम होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्रोमोसोम क्या होते हैं, जैसे ही ये साइटोकाइनेसिस होती है इसके बाद तुरंत हमारी प्रोफेज सेकंड स्टेज हो जाती है, क्रोमोसोम फुल्ली इलोंगेट हो जाते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। मेटाफेज सेकंड में क्या होती है, क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर एंड,
क्रोमोसोम इक्वेटर एंड पे अलाइन मतलब लग जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से अपोजिट पोल पे, और स्पिंडल गेट अटैच, और स्पिंडल फाइबर उनके काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। एनाफेज सेकंड में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर अब ब्रेक हो जाता है और ईच क्रोमोसोम के, और क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। क्रोमोसोम रीच एट द अपोजिट पोल, वो अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन इनक्लोज द क्रोमोसोम को, फिर से वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। सिग्निफिकेंस क्या है, इट कंजर्व क्रोमोसोम नंबर इन ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। यानी मियोसिस का अगर जो हम सिग्निफिकेंस देखें तो उसका क्या है कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करती है, जैसे हैप्लॉइड गैमेट से डिप्लॉइड प्रोजेनी का फॉर्मेशन करती है, और वेरिएशन भी आते हैं। ये इसके डायग्राम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलटी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलटी के लिए, मोस्ट प्रोबेबल है कि आ भी सकता है। तो क्रोमोसोम को सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अगर जो आ जाए हमें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्रोमोसोम को सिंपली एक इंट्रोडक्शन में डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक। कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं। स्ट्रक्चर आर हेरिडिटी कैरियर होते हैं और कंपोज्ड ऑफ डीएनए और प्रोटीन। किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के। ईच क्रोमोसोम हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कॉल सेंट्रोमेयर। हर क्रोमोसोम के पास एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं, और इसी सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेस पे ये 4 टाइप के होते हैं। अगर जो सेंट्रोमेयर बिल्कुल लोकेटेड है कहाँ, मिडल में, तो ये क्या हो जाते हैं, मेटासेंट्रिक या वी शेप क्रोमोसोम बनते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ की दोनों आर्म बनती है। दूसरे होते हैं सब मेटासेंट्रिक, जब सेंट्रोमेयर थोड़ा स्लाइटली सेंटर से थोड़ा ऊपर होता है, तो ये एल शेप क्रोमोसोम बनते हैं। इसमें एक थोड़ी सी स्लाइटली शॉर्ट देन अदर, एक थोड़ी सी छोटी और एक थोड़ी सी बड़ी आर्म बनती है। तीसरा आता है एक्रोसेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमेयर थोड़ा और ज़्यादा सेंटर से दूर हो जाता है, इसमें एक बहुत सा एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक एक्सट्रीमली लॉन्ग जे शेप बनती है। टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे होता है, और ये चारों के डायग्राम दिए हैं, मेटासेंट्रिक, सबमेटा, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ये हो गए टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेस पे। दूसरे आते हैं बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेस पे ऑटोसोम होते हैं और एलोसोम होते हैं। ऑटोसोम हमारे 22 पेयर होते हैं, जबकि एलोसोम हमारा लास्ट पेयर होता है, 1 पेयर एलोसोम होते हैं। मेल में होते हैं XY, जबकि फीमेल में होते हैं XX। फिर स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम की बात करते हैं तो हमारे पास 2 आते हैं, एक तो पॉलीटिन क्रोमोसोम होते हैं, एक लैम्ब्रूस क्रोमोसोम होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है ऐसे क्वेश्चन ना पूछे, पर टाइप ऑफ क्रोमोसोम पूछेगा तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेस पे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस का क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। माइटोसिस को क्या कहना है, सबसे पहले ये इक्वेशनल डिवीजन है, फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था 1982 में। इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना है कि इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड होती है 2 डॉटर सेल में, हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, एज आर द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम थे, अगर जो 2n पेरेंट्स होते हैं तो इसमें 2n ही डॉटर सेल बनती हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन मल्टी सेलुलर फॉर ग्रोथ। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ के लिए कॉमन है, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये इंक्रीज द पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए है। इसके 2 स्टेजेस होती हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन की हमारी 4 स्टेज हो जाएंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट करते हैं। क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन भी कहते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस पासेस थ्रू कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट। कई सारे इवेंट से न्यूक्लियर पास होता है और क्या बनाता है, 2 डॉटर सेल बनाता है, न्यूक्लियाई बना लेता है। 4 फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है माइटोसिस की। क्रोमोसोम अनटेंगल्ड होते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे क्रोमेटिड होते हैं, और क्रोमेटिड वो क्या होते हैं, टेंगल्ड होते हैं, उलझे हुए होते हैं। तो क्रोमोसोम पहले क्या होते हैं, सुलझते हैं, अनटेंगल्ड होते हैं, और बिकम कंडेंस, क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। ईच क्रोमोसोम अपीयर्स एज अ 2 सिस्टर क्रोमेटिड अटैच टू द सेंट्रोमेयर। और हर क्रोमोसोम किस तरीके से अपीयर होता है कि एक सेंट्रोमेयर से 2 सिस्टर क्रोमेटिड अटैच हैं। नेक्स्ट, सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड अदर सेल ऑर्गेनली क्या होते हैं, बिगन टू डिसिपेयर। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये क्रोमोसोम हमारे कंडेंस हो गए, इधर साइटोप्लाज्म में सेंट्रोमेयर अपोजिट पोल की तरफ पहुंच गए हैं। अब बाकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन सारी क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से। ऑल क्रोमोसोम अलाइन टू द इक्वेटर, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे लग गए। ये सेंट्रोमेयर उनके काइनेटोकोर से क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। दिस इज द बेस्ट स्टेज तो स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। अगर जो क्रोमोसोम की स्टडी करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट स्टेज है, इसमें क्रोमोसोम सबसे अच्छे विजिबल होते हैं। एनाफेज में क्या होते हैं, सेंट्रोमेयर स्प्लिट। अब ये जो सेंट्रोमेयर ये बने थे ये टूट जाते हैं, ये सेंट्रोमेयर शॉर्टन होते हैं, छोटे होते हैं और अपोजिट पोल की तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से सेंट्रोमेयर क्या होते हैं, आपस में ब्रेक हो जाते हैं, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं।
क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, और क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं एज स्पिंडल फाइबर शॉर्टर, स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते चले जाते हैं, क्रोमोसोम ये देखो मूव हो रहे हैं। टेलोफेज में क्या होता है, इट इज़ द फाइनल स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की, ऑफन रिमूव रिवर्स प्रोफेज भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रिवर्स प्रोफेज। क्रोमोसोम रीच टू द अपोजिट पोल, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, लूज देयर इंडिविजुअलिटी अपनी खो देते हैं, रिटर्न इनटू क्रोमेटिन नेटवर्क में फिर से बदल जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनवेलप, न्यूक्लियोलस, गोल्गी एपरेटस, यार जितने भी सेल ऑर्गेनिज्म सब फिर से बन जाते हैं, और फिर होती है इसमें साइटोकाइनेसिस। और ये देखो साइटोकाइनेसिस होती है, अगर जो प्लांट की बात करें तो सेल प्लेट फॉर्मेशन से होती है, और एनिमल में सेल सेंट्रियोल से होती है। ये साइटोकाइनेसिस होती है, और एक सेल से दो डॉटर सेल बन जाती है। साइटोकाइनेसिस क्या होती है, न्यूक्लियर डिवीजन आफ्टर फॉलो साइटोकाइनेसिस, जैसे न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। एनिमल सेल अकर्स वाया सेल फरो के द्वारा होता है, प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। सिग्निफिकेंस क्या, इंश्योर डेट डॉटर सेल रिसीव एन आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये क्या इंश्योर करता है कि डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम बिल्कुल आइडेंटिकल सेट में आए। एसेंशियल फॉर द मल्टी सेलर ग्रोथ, मल्टी सेलर में ग्रोथ के लिए, और रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल। इट इज़ अ सर्व एज प्राइमरी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ये रिप्रोडक्शन का काम कराते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये 100% एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक और आता है, व्हाट इज एंजाइम, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, फैक्टर अफेक्टिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो एंजाइम के बारे में देखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देंगे। दीज आर बायोलॉजिकल प्रोटीनेसियस कैटेलिटिक सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, कैटेलिटिक सब्सटेंस होते हैं, विच आर कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, विदाउट देमसेल्फ अंडरगो एनी चेंजेस, और खुद में कोई चेंज नहीं आते हैं। एंजाइम टर्म किसने दिया था, कोहने ने दिया था। ऑल एंजाइम आर स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स होती है वेयर सबस्ट्रेट कैन बाइंड, और हर एंजाइम के बाद अपनी एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है जहाँ से सबस्ट्रेट उससे बाइंड करता है। अगर जो हम एंजाइम की बात करें तो एक उसमें प्रोटीनेसियस पार्ट होता है जिसे एपो एंजाइम कहते हैं, और एक उसका नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट होता है जिसे कोफैक्टर कहते हैं, और दोनों को मिला के बनता है एक होलो एंजाइम। यानी एक एंजाइम के पास एक प्रोटीनेसियस पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये दोनों को मिला के बोलते हैं होलो एंजाइम। प्रोटीनेसियस पार्ट को अपो एंजाइम कहते हैं, और नॉन प्रोटीनेसियस को कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर तीन पार्ट टाइप के हो सकते हैं, या तो कोई मेटेलिक आयन होता है, या प्रोस्टेट ग्रुप होता है, या कोई कोफैक्टर। चलो नेक्स्ट देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ऑल एंजाइम्स आर जनरली ग्लोबुलर प्रोटीन, जितने भी एंजाइम है लगभग कैसे होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन, मतलब 3D स्ट्रक्चर होता है। एक्सेप्ट राइबोजाइम, राइबोजाइम जो है आरएनए का बना होता है। यानी जितने भी एंजाइम है सभी प्रोटीन के बने हैं, केवल एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो आरएनए का बना होता है, उसका नाम है राइबोजाइम। दे हैव हाई मॉलिकुलर वेट, इनका मॉलिकुलर वेट बहुत हाई होता है। हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। डू नॉट स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, ये किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, बट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, पर उसमें अगर जो पहले तो स्टार्ट नहीं करते, पर अगर जो उसमें ये इंटर कर जाते हैं तो उसके रेट को बढ़ा देते हैं। बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, रिएक्शन में इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चेंज इन पर मिनट बाई अ मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, यानी सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल एक मिनट में प्रोडक्ट में चेंज होते हैं एंजाइम के मॉलिक्यूल के द्वारा, उसे कहते हैं टर्नओवर नंबर। इफिशियंसी ऑफ एंजाइम इक्वल टू टर्नओवर नंबर, यानी जितने ज़्यादा वो उसका टर्नओवर नंबर होगा उतनी उसकी क्या होगी, इफिशियंसी होगी। ऑल एंजाइम्स आर कंट्रोल रिएक्शन इज रिवर्सिबल, जितने भी एंजाइम के द्वारा रिएक्शन कंट्रोल होती है वो सारी कैसी होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। ऑल एंजाइम्स आर कंट्रोल रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ऑल एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक टू देयर एक्शन, और हर एंजाइम अपने एक्शन के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। जैसे जाइमेज, एक्टॉन, माल्टोज। जाइमेज किस पे एक्ट करता है, माल्टोज पे। फिर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बाद बेसिस पे देखते हैं तो आईयूबी यानी इंडियन यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने 1961 में इन्हें क्लासिफाइड किया 6 मेजर कैटेगरीज में। कौन कौन सी हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऐसे एंजाइम जो कैटेलाइज करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट, एक का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन होता है। जैसे एस रिड्यूस था, एस डैश ऑक्सीडाइज था, जैसे एंजाइम इस पर एक्ट करेगा तो एस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के बारे में आपको एक बात और बता दें, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लेते हैं, ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम।
फिर दूसरी क्लास है ट्रांसफरेज, एंजाइम कैटेलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है ग्रुप को। जैसे एस के पास जी एक ग्रुप था, एच डेस के पास एंजाइम लगा तो ये ग्रुप क्या हो गया, एच से एच डेस के पास पहुंच गया। एग्जाम्पल में ग्लूटामेट, पायरुवेट, ट्रांसएमिनेज। दूसरा हाइड्रोलेज ग्रुप है, एंजाइम कैटेलाइजिंग हाइड्रोलिसिस। एंजाइम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं ऑफ किसकी, ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिटिक, कार्बन, कार्बन बाउंड, कार्बन हैलाइड बॉन्ड, पी एंड फास्फोरस एंड नाइट्रोजन के बॉन्ड। जैसे एमाइलोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करता है। माल्टोज प्लस वाटर से 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अगर यही अपोजिट रिएक्शन में हम लोग करना चाहें तो बना भी सकते हैं। दूसरा आता है लाइज, एंजाइम कैन कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाई मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लिविंग डबल बॉन्ड। जैसे ये एक कार्बन के पास X था, एक कार्बन के पास Y था, अब क्या करेगा, इन ग्रुप को रिमूव कर दिया, इनके बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, जैसे एल्डोलेज। नेक्स्ट क्लास है इन आइसोमरेज, इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटेलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमर, जैसे म्यूटेज। लास्ट क्लास है लाइगेज, एंजाइम कैटेलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर 2 कंपाउंड को लिंक करने का काम करते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट डीएनए लाइगेज, आरएनए लाइगेज हम लोग पढ़ते हैं। जैसे एंजाइम विच कैटेलाइज जॉइनिंग ऑफ किसके, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, ये सब बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल में आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज। अब आते हैं एंजाइम की मैकेनिज्म। 2 टाइप की एंजाइम की मैकेनिज्म होती है, एक लॉक एंड की हाइपोथेसिस होती है और एक होती है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस एमिल फिशर ने दिया था। इन्होंने बताया था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट इस तरीके से बाइंड होते हैं जैसे लॉक और की एक दूसरे से बाइंड होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट हैव स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप, दोनों का शेप स्पेसिफिक होता है। एंजाइम हैव एक्टिव साइट एंड रिजिड एंड स्पेसिफिक। जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो कैसी होती है, रिजिड होती है और स्पेसिफिक होती है सबस्ट्रेट के लिए। वेयर सबस्ट्रेट फिट एग्जैक्टली लाइक अ की, और वहाँ सबस्ट्रेट आके कैसे फिक्स होता है, जैसे की हम लोग लॉक में करते हैं। इट एक्सप्लेन हाई स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम, ये क्या एक्सप्लेन करता है कि एंजाइम के पास हाई स्पेसिफिसिटी होती है अपने सबस्ट्रेट के लिए, बट कैन नॉट एक्सप्लेन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एंजाइम। पर ये एंजाइम की फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी थ्योरी आती है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस का हमारा डायग्राम है। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी क्या कहती है, दिस हाइपोथेसिस इज प्रपोज्ड बाय कोसलैंड इन 1959। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल। उधर कह रहा था कि एक्टिव साइट हमारी कैसी है, रिजिड है। कैसी है एक्टिव साइट, रिजिड और स्पेसिफिक होती है। पर यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्टिव साइट कैसी है, फ्लेक्सिबल है। कह रहा है जैसे इससे सबस्ट्रेट जुड़ता है, चेंज शेप आफ्टर सबस्ट्रेट बाइंडिंग, जैसे सबस्ट्रेट इससे जुड़ता है उसका शेप चेंज होता है। यानी एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ते हैं उसका क्या होता है, शेप अल्टर होता है, चेंज होता है, और वो एंजाइम को और टाइटली अपने पास टाइटली बाइंड कर लेता है। इट प्रोवाइड बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर एंजाइम इफिशियंसी एंड रेगुलेशन। स्टेप्स हम देखते हैं कैसे बाइंड होता है। तो सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम की एक्टिव साइट से जैसे सबस्ट्रेट बाइंड होता है। बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम, जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड होता है वो एंजाइम को इंड्यूस करता है। टू अल्टर इट्स शेप, उसका शेप अल्टर होता है। फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट को वो बहुत और टाइटली क्या करता है, बाउंड कर लेता है। नेक्स्ट, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सबस्ट्रेट। अब जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो सबस्ट्रेट्स की क्या होती है, बहुत क्लोज होती है, प्रॉक्सिमिटी बहुत क्लोज होती है। ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर यही अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट अलग हो जाता है और अनचेंज एंजाइम अपना अलग हो जाता है। एंजाइम रिलीव्स द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड फ्री अनचेंज एंजाइम रेडी फॉर द बाइंड अनदर मॉलिक्यूल। जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है एंजाइम वहाँ से रिलीज हो जाता है, और जो फ्री अनचेंज एंजाइम होता है वो दूसरे अनदर मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए रेडी हो जाता है। अब देखते हैं इसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या फैक्टर होते हैं। ऐसे फैक्टर जो इसकी एक्टिविटी को कम या ज़्यादा कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, वो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं। जैसे टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और कोई यानी इनहिबिटर होता है। तो टेम्परेचर, पीएच में देखते हैं हर एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और प्रेशर पे वर्क करता है। टेम्परेचर और पीएच पे क्या करता है, वर्क करता है। अगर जो टेम्परेचर ऑप्टिमम से ज़्यादा होता है तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं, क्योंकि एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे डीनेचर्ड हो जाती है, इसलिए एंजाइम भी क्या होते हैं, डीनेचर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। और अगर जो यही टेम्परेचर लो होती है तो एंजाइम प्रिजर्व हो जाते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में प्रिजर्व हो जाते हैं। तो ये टेम्परेचर का हो गया। दूसरा है कंसनट्रेशन। ये कंसनट्रेशन में क्या कह रहा है कि जैसे कोई एंजाइम है
हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अगर जो बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन तो धीरे धीरे बढ़ती है पर एक सर्टेन लिमिट तक। जब एंजाइम के मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्री नहीं बचेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगी, यानी विद इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस एट फर्स्ट, पहले तो बढ़ती है, द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस एट द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हो जाती है विच इज़ नॉट एक्सीटेड बाई फर्दर, फिर नहीं बढ़ सकती, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी उसके बाद हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा भी दें तब भी एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ती है क्योंकि वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। या कोई इनहिबिटर, नेक्स्ट क्या है इनहिबिटर, जैसे क्योंकि इनहिबिटर क्या होता है, बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसा होता है, वो सबस्ट्रेट की जगह पर आके जुड़ जाता है, जैसे मेलोनेट इज द कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। तो ये हो गया हमारा डायग्राम, देख लेंगे कैसे, जैसे हमने पहले डाला सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल, तो पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है पर एक वी मैक्स पे पहुंचने के बाद अब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई है। ये हमारे आपके आज कुछ क्वेश्चन हो गए और आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं एक छोटे छोटे वीडियो बनाने पे भरोसा रखता हूँ, बहुत बड़े वीडियो होते हैं तो लोगों को बोरियत फील होगी, इसलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने लगभग 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं और हो सकेगा ऊपर वाला चाहेगा तो इनसे बाहर एलटी में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मैं धीरे धीरे हर क्वेश्चन का वीडियो बनाऊँगा। आप लोग इसी तरह जुड़े रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और मैं वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।